नमस्ते फ्रेंड्स। आज सबसे पहले मैप को देखेंगे, जिससे हमें पता चलेगा कि 17वीं और 18वीं शताब्दी में जिस तरीके से पुर्तगाली तो खैर जा चुके थे, डच और ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहाँ पर अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। वहीं अब फ्रांसीसियों के आगमन का समय हो गया है और देखते हैं कि फ्रांसीसी आते हैं, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे भारत की स्थिति कैसी थी, क्योंकि इससे हमारी थोड़ी सी समझ क्लियर होगी, कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा। देखो, अगर हम बात करें 18वीं शताब्दी की, तो हमें कुछ भारत ऐसा दिखता है। ये देखो, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। आप ये देख सकते हो, ये मराठा साम्राज्य है। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ, आप देखो। उसके बाद ये हैदराबाद के निजाम। क्वेश्चन ये भी पूछता है कि निजाम कहाँ के थे, तो हैदराबाद के होते थे। मैसूर हमारा अस्तित्व में आ चुका है। ये देखो, अभी हम देखेंगे जब हमारा भी ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में युद्ध चलेगा, जिसको हम कर्नाटक वॉर के नाम से जानेंगे। तो कर्नाटक की स्थिति अगर देखें तो देखो, ये हमें दिखता है। हमें आज का कर्नाटक, आज तो कर्नाटक हम यहाँ पे देखते हैं, लेकिन ये देखो कर्नाटक वॉर, कर्नाटक जो है सल्तनत हमें यहाँ पे दिखेगा। तो थोड़ा सा दिमाग में इसको बना के रखना। बाकी ये देखो स्थिति कैसी है, किस तरीके से ये लोग बटे हुए हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। ये आपका बंगाल अब दिखाई देगा, क्योंकि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी में 1717 फर्रुख सियर के फरमान के पास ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म किया है। वहाँ से जब चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे तो हम ये देखेंगे कि किस तरीके से वो सूरत से निकल करके और बंगाल में अपने आप को स्थायी करते, मतलब अपना राजनीतिक प्रभाव बढ़ाते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कर रही हूँ मैं। ये हमारा देखो, भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ है। अब थोड़ा सा इस वाले मैप को भी देखते हैं। एक और मैप है, ये देखो आप। एक सेकंड, ये वाले मैप को देखिए आप। देखिए, ये देखो, यहाँ पे देखो, ये हमारे क्या है, ये मराठा साम्राज्य है। अभी हमने पिछले मैप में दिखाया। तो मराठा जो साम्राज्य होते थे, वो कई सरदार होते थे उसमें। जैसे ये आपका होलकर हो गए, भोसले हो गए, पेशवा हो गए, आपका गायकवाड़ हो गए। ये मराठा साम्राज्य है पूरा। वहीं ये राजपूत राज हमें दिख रहा है किस तरीके से आपस में बटे हुए हैं। दिल्ली को आप देख सकते हो कितना छोटा हो चुका है। आप अवध देखो, अभी हम आगे बढ़ेंगे 1757 का, सॉरी 1857 का वॉर भी देखेंगे। तो ये अवध देखो, बंगाल का एरिया देखो छोटा। मतलब कि ये जो पूरा एरिया पहले यहाँ से यहाँ तक का पूरा ये हुआ करता था क्या, दिल्ली, सॉरी मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। अब ये छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ चुका है। ये देखो, निजाम आ गए हैं, यहाँ पे मैसूर है। मतलब कि अब इनकी स्थिति ऐसी हो गई है कि इनके अंदर कोई राष्ट्रवाद की भावना अब नहीं बची है। ये सिर्फ अपने ही एरिया को अपना देश समझते हैं, अपना राज्य समझते हैं, और सिर्फ थोड़े से मुनाफे के लिए इन्होंने अपने देश में, भारत में विदेशियों को आने के लिए आमंत्रित किया, उनको सह दिया, और जिसका परिणाम हमने गुलामी के रूप में देखा। तो चलो अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा लेट नहीं करते हैं। आज हम देखेंगे डेनिस। हमने देख लिया है कि सबसे पहले आने वाले क्रम में, यूरोपियों के आने के क्रम में सबसे पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज़ों को देखा हमने। आज हम देखेंगे कि डेनिस आए। डेनिस का खैर कार्यकाल बहुत छोटा सा है, उन्होंने बहुत ज़्यादा यहाँ पर कुछ काम नहीं किया। और आज फ्रांसीसियों को हम देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। ये देखो, हमने अभी मैं इसको ले जाके कनेक्ट करूँगी 1717 का जो फर्रुख सियर का फरमान है। ये नेक्स्ट वीडियो में हम अब देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने ये देख लिया कि अंग्रेज यहाँ पे क्या क्या वो कर रहे थे। कहाँ तक देखा हमने, 1700 तक देख लिया है। ठीक है, इसके बाद हम आगे की वीडियो में देखेंगे। अब देखो, डेनिसों का आगमन, उसी समय डेनिस भी आ रहे हैं। अब डेनिस जो आए, तो अंग्रेजों के बाद कब आए सबसे पहले, तो हम ये ध्यान देंगे कि सब 1616 में। आपसे डेट पूछता है एग्जाम में कि क्रम लगाइए कब आए। 1616 में भारत आए। डेनिसों ने 1619 या 1620, किसी किसी बुक में मिलता है, ट्रैंकोबार में अपना पहला व्यापारिक कारखाना खोला। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना पहला व्यापारिक कारखाना कहाँ पे खोला, तो हम देखते हैं कि सूरत में खोला, 1608 में, या 1609 कह लेते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं अगर पुर्तगालियों की, तो कोचीन में, कोचीन में उन्होंने खोला। उसी तरीके से अगर डेनिसों की बात करें, तो इन्होंने सबसे पहले कहाँ पे खोला, ट्रैंकोबार। ट्रैंकोबार कहाँ पे है, तमिलनाडु में। याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछता है। तो इनका पहला व्यापारिक कारखाना था ये। वहीं 1676 में, यानी कि 1676 में अगर देखें, तो सेरामपुर में, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि डेनिसों ने किसने सेरामपुर में अपना व्यापारिक कारखाना खोला, तो आप बताएंगे डेनिसों ने 1676 में। और सेरामपुर कहाँ पे है, बंगाल में है। तो इनकी ये कौन सी थी फैक्ट्री थी, दूसरी फैक्ट्री थी। पहली ट्रंकोबार में, दूसरी सेरामपुर में।
स्थापित की, यह कंपनी भारत में अपनी स्थिति मजबूत करने में असफल रही। क्यों असफल रही? क्योंकि इनका बहुत ज़्यादा मन यहाँ पे लगा नहीं और इनके प्रतिद्वंदी पहले से यहाँ पे अंग्रेज भी थे, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी वाले भी थे और डच भी थे, तो ये बहुत ज़्यादा यहाँ पे सफल नहीं हो पाए। 1745 ईस्वी तक आते आते इनको लगा कि सबसे मजबूत स्थिति में कौन है, अंग्रेज ही हैं, तो इन्होंने अपनी सारी फैक्ट्रियाँ किसको बेच दी, ईस्ट इंडिया कंपनी को बेच करके ये यहाँ से चले गए। तो ये क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान देंगे कि डचों ने यहाँ पे क्या किया, तो वो डेनिसों ने क्या किया, डचों ने सॉरी डेनिसों ने, तो ये यहाँ पे 1745 तक अपनी सारी फैक्ट्रियों को किसको बेचते हैं, तो अंग्रेजों को बेचते हैं। याद रखना ये एग्जाम में यहाँ पे डच कर देगा, तो वो अंग्रेजों को बेच करके चले जाते हैं। अब 5वें नंबर पे हमारी कंपनी आती है जिसको हम कहते हैं फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। तो फ्रांसीसियों का देखते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब जो है भारत में दो ही कंपनी राज करेगी, यानी कि दो कंपनियों का ही दबदबा रहेगा, जिसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और फ्रांसीसियों के बीच में हम देखेंगे लगातार युद्ध भी होगा और आखिरकार जीत ईस्ट इंडिया कंपनी की ही होती है। तो चलिए देखते हैं फ्रांसीसियों का भारत में आगमन। 17वीं शताब्दी के पूर्वार्ध तक पहले ये कहाँ पर थे, मेडागास्कर में। अभी आने से पहले, भारत आने से पहले इनका व्यापार चल रहा था कहाँ पे, मेडागास्कर में। ठीक है, मेडागास्कर आप देखते हो ये अफ्रीका का पूर्वी पार्ट है, तो ये कहाँ तक सीमित थे, मेडागास्कर इत्यादि क्षेत्रों में व्यस्त थे। फ्रांसीसियों ने अन्य यूरोपीय कंपनियों की अपेक्षा सबसे बाद में भारत में प्रवेश किया। हम सभी को पता है कि ये बाद में आए, 1664 में आए। इंपॉर्टेंट ये है कि लुई 14वां जो था, फ्रांस का सम्राट बना लुई 14वां। इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ध्यान देंगे, ये जहाँ जहाँ मैं सर्कल कर रही हूँ। लुई 14वें के शासनकाल में इनके एक मंत्री हुए, मतलब कि लुई 14वां जो था ये बहुत ज़्यादा दूरदर्शी था सम्राट। इसके बाद के जो भी सम्राट हुए वो बहुत ज़्यादा ऑर्थोडॉक्सी, मतलब कहें रूढ़िवादी परंपराओं को मानने वाले, दूरदर्शितापूर्ण नहीं थे, जिससे हम देखेंगे बाद में पतन भी होता है। लेकिन लुई 14वां जो था, इसके शासनकाल में फ्रांसीसी इतिहास में कई युगांतकारी घटनाओं परिवर्तन हुए, कई युगांतकारी घटनाएं घटी। उनमें से एक था उसका मंत्री था, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है, जिसका नाम है काल्बर्ट। इसके द्वारा 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई। यानी कि लुई 14वें के शासनकाल में लुई 14वां का मंत्री था काल्बर्ट। इसके द्वारा यहाँ पे एक कंपनी की फ्रांस में ही स्थापना की जाती है 1664 में, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की। अक्सर ये एग्जाम में पूछता है कि ये कौन से देश की ये कंपनी थी, मैच करिए, मिलाइए। तो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका नाम था कंपनी फ्रैंकेस देस इंडसे ओरिएंटलेस। याद रखेंगे आप, देखो यहाँ पे ये लिखा है कंपनी फ्रैंकेस देस इंडेस ओरिएंटलेस कहा गया इसको। ठीक है, यह पूर्णतः क्या थी, राज्याधीन कंपनी थी, यानी कि आप देख ही रहे हो कि लुई 14वें के शासनकाल में मंत्री के द्वारा बनाया जा रहा है, तो ये क्या है, पूर्णतः सरकारी कंपनी थी और यही इसकी पतन का कारण भी बना। आगे देखते हैं कि 1667 में, यानी 1667 में फ्रांसिस कैरान, या इसको फ्रांसिस कैरो किसी किसी बुक में मिलता है। देखो मैंने सारे नाम लिख दिए हैं कि आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना। फ्रांसिस कैरान कहें, फ्रांसिस कैरो कहें या फ्रैंकोइस कैरो की अध्यक्षता में एक अभियान दल को भारत भेजा जाता है। यानी कि 1664 में जब ये कंपनी बनी, देखो 1664 में ये कंपनी बनी और एक अभियान दल कब भेजा गया, 67 में, यानी कि 3 साल के बाद एक कंपनी भेजी गई। उसके लीडर कौन थे, फ्रांसिस कैरान, फ्रांसिस कैरो, फ्रैंकोइस। भारत आते हैं ये, और आकर के इन्होंने सबसे पहला, देखो एक तो अंग्रेज, याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है, और दूसरे कौन से हो गए आपके, फ्रांसीसी। इन दोनों ने अपनी सबसे पहली फैक्ट्री कहाँ पे खोली, सूरत में खोली। याद रखेंगे आप, ईस्ट इंडिया कंपनी ने और फ्रांसीसियों ने सबसे पहला अपना व्यापारिक कारखाना कहाँ पे खोला, सूरत में खोला। कब खोला, ये उन्होंने 1609 में खोला ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जबकि ये देखो ये जो फ्रांसीसी हैं ये 1668 में, यानी 1668 में अपना पहला कारखाना खोल रहे हैं। वहीं एक साल के बाद, यानी अगले ही साल, इन्होंने भारत के पूर्वी तट पे जो है क्या, मसूलीपट्टनम, यहाँ पे भी हमने देखा था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना, अपनी बस्ती खोली थी, और इनकी दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री खुलती है किसकी, फ्रांसीसियों की, मसूलीपट्टनम में ही, जो आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि इनकी दो व्यापारिक फैक्ट्रियां हुई, यानी कि फ्रांसीसियों ने पहली फैक्ट्री सूरत में और दूसरी फैक्ट्री कहाँ पे खोली, अगले ही साल मसूलीपट्टनम में। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। आप कमेंट नहीं करते हो, लाइक नहीं करते हो, मुझे पता नहीं चलता है, क्योंकि अगर पता नहीं चलेगा तो मैं इतनी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए कैसे बनाऊंगी। जब हम कोचिंगों में बहुत सारा पैसा देते हैं तो हमें चीज़ें अच्छी लगती हैं, हम लंबी लंबी वीडियो देखते हैं। मैंने सोचा कि मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताती हूँ, शायद आपको पसंद नहीं आया, इसलिए आपने बहुत कम रिस्पांस दिया। खैर कोई बात नहीं,
देखते हैं, अब शॉर्ट में ही देखते हैं इसको, धीरे धीरे फिर वीडियो को आगे डिटेल में देखेंगे। नोट करके हम यहाँ पे देखेंगे कि इन दोनों बस्तियों की यानी कि ये जो अभी हमने देखा सूरत में और मसूलीपट्टनम में, इसका जो उत्तरदायित्व है वो दिया गया फ्रांसिस मार्टिन को, या इसी का नाम फ्रैंको मार्टिन भी है। इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इन दोनों का लीडर कौन था? इन दोनों की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति नियुक्त किया गया जिसका नाम है फ्रांसिस मार्टिन या फ्रैंको मार्टिन। ध्यान रखेंगे आप, याद रखेंगे, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ते हैं। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1672 में एडमिरल डे आता है यहाँ पे। ये क्या करता है? गोलकुंडा, गोलकुंडा कहाँ पे? आज के तेलंगाना में है। गोलकुंडा के सुल्तान से इसने सैन थोमे छीन लिया। सैन थोमे याद होगा आपको कि सैन थोमे कौन था, किसने बसाया था सैन थोमो को? याद करो आप, और आप मुझे कमेंट करके बताना। ये मैं आपको बता चुकी हूँ। तो ये सैन थोमे को इसने क्या किया, किसने छीना? एडमिरल, ये नाम याद रखेंगे, एडमिरल डे ने गोलकुंडा के सुल्तान से सैन थोमे को छीन लिया। उसके बाद 1673 ईस्वी में हम देखते हैं कि अच्छा ये देखो, जो वेली कोंडा है ये ना, वेली कोंडापुरम जो था, यानी कि हम देखते हैं कि जो बीजापुर के अधीन, बीजापुर क्या है देखो, जब विजयनगर साम्राज्य था और आपका बहमनी साम्राज्य था, तो बहमनी साम्राज्य जब टूटा तो 5 छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर, बरार, इस तरीके से ये होते हैं। तो बीजापुर के अधीन ही आता था वेली कोंडापुरम। किसका वहीं पे शासक था? शेर खां लोधी। नाम याद रखेंगे आप। यहाँ पे शासक एक सूबेदार नियुक्त किया गया था, शेर खां लोधी। से एक छोटा सा क्षेत्र या गांव कह लेते हैं, बहुत छोटा गांव होता है वहाँ, जहाँ पे सिर्फ गांव के मछली पकड़ने का काम होता है। छोटा गांव प्राप्त किया किसने? फ्रैंको मार्टिन। देखो अभी मैंने आपको फ्रैंको मार्टिन यहाँ पे बताया था ना कि ये देखो, ये फ्रांसिस मार्टिन या फ्रैंको मार्टिन कौन है? मसूलीपट्टनम में, और ये आपका सूरत का ये कौन था? हेड था। इसी ने क्या किया, आगे इसके अंदर था कि हम और भी विस्तार करते हैं भारत में, तो इसने 1673 में क्या किया कि मार्टिन, फ्रैंको मार्टिन था और इसके साथ एक व्यक्ति और था जिसका नाम था लेस्पिने। इन्होंने वेली कोंडापुरम के शासक सूबेदार थे, यानी शासक था या सूबेदार कह लें, शेर खां लोधी से एक छोटा सा क्षेत्र प्राप्त किया, जिसके बाद उस क्षेत्र को इन्होंने विकास किया, वहाँ पे अपनी बस्ती स्थापित की, और यही क्षेत्र आगे जाकर के पांडिचेरी के नाम से जाना गया, जिसको आज हम पुदुचेरी कहते हैं। पांडिचेरी का विकास यहीं से हुआ। यानी आपसे अगर पूछे कि पांडिचेरी का विकास में किसका योगदान है, तो आप बताओगे फ्रैंको मार्टिन का। ठीक है, आगे देखते हैं कि पांडिचेरी में फ्रांसीसियों द्वारा एक किला बनाया गया, मजबूत किला बनाया गया, और उस किले का नाम क्या है? फोर्ट लुई। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ही मैंने यहाँ पे लिखे हैं, आप ध्यान देना। तो इन्होंने फोर्ट लुई नामक किला यहाँ पे बनाया। फिर आगे देखते हैं कि फ्रांसीसी क्या करते हैं कि 1693 में, देखो धीरे धीरे ये अपना विस्तार कर रहे हैं। सूरत गए, फिर मसूलीपट्टनम गए, फिर अब देखो ये पुदुचेरी पहुंचे। अब देखो ये क्या करेंगे, 1693 में ये जो पांडिचेरी वाला एरिया है, इसको डचों ने, हमने देखा था पिछली वीडियो में कि जो पूर्वी तट है वहाँ पे डचों का पहले से ही दबदबा है, तो इन डचों ने क्या किया, पांडिचेरी को छीन लिया। और छीनने के बाद, लेकिन अब वहाँ पे क्या हो रहा था कि इंग्लैंड में, यूरोप का भी अगर देखा जाए तो यूरोप में भी सब आपस में लड़ रहे थे सारे लोग, तो कई सारे युद्ध वहाँ पे चल रहे थे। खैर हम वर्ल्ड हिस्ट्री में नहीं जाएंगे। तो वहाँ पे युद्ध हो रहा था, तो 1699 या 1698 किसी किसी बुक में मिलता है, एक संधि होती है जिसको कहते हैं रेजविक की संधि या राइसविक की संधि। मैंने दोनों नाम लिख दिया है, हो सकता है आपके एग्जाम में रेजविक की संधि लिख के आ जाए या फिर राइसविक की संधि लिख के आ जाए। तो ये कब होती है? 1699 या 1698 किसी किसी बुक में मिलता है द्वारा। इसे क्या वहाँ पे यूरोप में संधि होती है, और उस संधि के तहत ये कहा जाता है कि जो फ्रांसीसियों की जो बस्ती है, फ्रांसीसियों की जो कंपनी है को आप क्या करेंगे, पांडिचेरी वापस करेंगे। डचों से ये बात कही जाती है और डच इसको वापस कर देते हैं, यानी कि जो पांडिचेरी है दोबारा से फ्रांसीसियों के कब्जे में आ जाती है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं कि 1673 में बंगाल के नवाब, यानी कि अब देखो ये कैसे सीक्वेंस कैसे आगे बढ़ रहा है। 1664 में कंपनी बनी, फिर ये आए, फिर उन्होंने अपनी फैक्ट्री स्थापित की। अब देखो 1673 में क्या करते हैं, बंगाल के नवाब के पास पहुंचते हैं, यानी बंगाल में पहुंचते हैं जहां पे हमने देखा कि ईस्ट इंडिया कंपनी पहले से व्यापार कर रही है, पहुंच चुकी है वहां पे। पिछली वीडियो में हमने देखा था, अगर आपने नहीं देखा तो आप जा करके वहां पे देख सकते हो, मेरी पिछली वीडियो देख सकते हो। मैंने बहुत डिटेल में एक एक चीज़, एक एक पन्ने खोल के रखे हैं कि किस तरीके से कंपनी एक एक करके व्यापार करती गई, अपने चीज़ों को बढ़ाती गई।
अब देखो 1673 में बंगाल के नवाब था शाइस्ता खां। अभी शाइस्ता खां ने फ्रांसीसियों को एक जगह किराए पे दी कि लीजिए भाई, ये वहाँ पे गए, इन्होंने कहा कि भाई हमें यहाँ पे दे दो, व्यापार करना, ये एरिया दे दो। तो शाइस्ता खां ने इनको एक जगह किराए पे दी जहाँ पर ये चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। इन फ्रांसीसियों के द्वारा चंद्रनगर की सुप्रसिद्ध कोठी की स्थापना की गई। आगे हम देखेंगे कि यही चंद्रनगर किस तरीके से विवाद का कारण बनता है। जब सिराजुद्दौला वगैरह आएंगे, मीर कासिम आएगा, तो हम आगे इसको देखेंगे। यानी कि जो चंद्रनगर है उसको वो फ्रांसीसियों को किससे मिला, तो आप बताएंगे बंगाल के शाइस्ता खां ने दिया था। एक छोटा सा गांव दिया था, फिर चंद्रनगर की एक वहाँ पे बड़ा कोठी बनाई जाती है, बड़ा किला बनाया जाता है, चंद्रनगर नाम से वो प्रसिद्ध होता है। यहाँ का किला जो यहाँ पे जो चंद्रनगर में एक किला बना, जिसको आज भी एग्जाम में पूछ लेता है कि फोर्ट ओरलियंस किला कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फोर्ट ओरलियंस कहा जाता है यहाँ पे जो किला है चंद्रनगर में, या ये भी पूछ लेता कि कहाँ पे है, तो चंद्रनगर में है। ठीक है। फ्रांसीसियों ने 1721 में क्या किया, मॉरिशस को जीता। 1721 में थोड़ा सा ये देख लेते हैं बैकग्राउंड में भी, क्योंकि इनकी नौसैनिक शक्ति जो थी वो अंग्रेजों की तुलना में कमजोर थी, तो इन्होंने अपनी नौसैनिक शक्ति को मजबूत करने के लिए मेडागास्कर हो गया, मॉरिशस पे कब्जा किया और यहाँ से इन्होंने अपने आप को मजबूत किया। तो मॉरिशस पे कब कब्जा किया, तो 1721 में इन्होंने कब्जा किया। वहीं हम देखते हैं कि 1722 में मालाबार में स्थित जो माहे हैं, यही माहे हम आगे देखेंगे कि जो आपका हैदर अली और ये जो आपका मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध होगा, उसका ये कारण बनेगा। तो इन्होंने 1725 में क्या किया, माहे पर कब्जा कर लिया, केरल में है ये एरिया। और 1739 में कराईकल पे, या कारिकल भी इसको कहते हैं, या कराईकल भी लिख के आता है, पे अधिकार कर लिया 1739 में। एग्जाम में ऐसे ही आपसे पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे आप। और यही आगे इनके अंग्रेजों के बीच में और इनके बीच में युद्ध का कारण बनेगा। आगे देखते हैं 1742 में यूरोप में इंग्लैंड, 1742 का एरिया आ गया। अभी देखो ये यहाँ पे ये सारी चीज़ें ये जीत रहे हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, ये यूरोप में भी अपने युद्धों में क्या हुए थे, बिजी थे, व्यस्त थे। सारे यूरोप के देश जो बड़ी बड़ी कंट्रियाँ थी वो आपस में लड़ रही थी। वहीं 1742 में हम देखते हैं कि यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस का युद्ध शुरू हो जाता है इनके बीच में। और यूरोप का ये जो युद्ध है, यानी कि इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में जो ये युद्ध हो रहा था, इसका जो प्रभाव है हम देखते हैं जल्दी ही भारत तक पहुंच जाता है। यहाँ पे भी ये आपस में लड़ने लगते हैं और ये दोनों कंपनी आपस में टकराने लगती हैं। तो 1748 आते आते इंग्लैंड और फ्रांस का जो सामान्य युद्ध था वहाँ पे यूरोप में तो ख़त्म हो गया, लेकिन फिर भी यहाँ पे जो भारत में था, इनका व्यापार और क्षेत्रीय अधिकार की जो इनके बीच प्रतिद्वंदिताएं थी, इनके बीच जो कंपटीशन था, ये ख़त्म नहीं हुआ। इनकी हम कौन कितना ज़्यादा क्षेत्र जीतेगा और कौन कितना ज़्यादा व्यापार करेगा, ये चीज़ें इनके यहाँ से बढ़ती गई 1748 में। और यही जो समय था, इसी समय हम देखते हैं कि भारत में जो ये फ्रांसीसी गवर्नर, यानी फ्रांस का एक गवर्नर आता है पांडिचेरी में। कहाँ पे आता है, पांडिचेरी का गवर्नर बन के आता है, फ्रांसीसी गवर्नर है जनरल डुप्ले। याद रखें, इंपॉर्टेंट व्यक्ति है ये डुप्ले, क्योंकि यहाँ से कहानी में ट्विस्ट आएगा। इस डुप्ले ने क्या किया, इसने एक दिमाग लगाया। इसने कहा कि भाई भारत में देखो वैसे भी राष्ट्रवाद के अंदर किसी के अंदर फीलिंग नहीं है, भावना नहीं है, तो क्यों ना इनको हम आपस में ही लड़ाएं और इनसे क्या करें, एक से सहायता लेकर के अपने व्यापार को आगे बढ़ाते चले, जो कमज़ोर हो उसको किनारे कर दें। तो डुप्ले ने क्या किया, इसने यह नीति निकाली, एक ऐसी नीति निकाली कि भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में क्या करेंगे, अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा हस्तक्षेप करेंगे। यानी कि जो भी आपका मजबूत पार्टी होगी, जो भारतीय आपस में लड़ रहे थे, इनमें जो मजबूत पार्टी होगी उसको हम क्या करेंगे, हेल्प करेंगे। किससे, अपनी सेना देकर के हेल्प करेंगे। भारतीय शासकों के आपसी झगड़ों में अनुशासित और आधुनिक फ्रांसीसी सेना के द्वारा, ये देखो, सेना के द्वारा हम हस्तक्षेप किया जाएगा और एक के खिलाफ दूसरे का साथ देकर के विजेता से जो जीतेगा, क्योंकि वो जीतने के बाद वो खुश होगा, तो उनको क्या होगा, पुरस्कार के रूप में मुद्रा देगा, व्यापार के लिए छूट देगा और क्षेत्र संबंधी लाभ मिलेगा। तो ये काम इन्होंने किया, डुप्ले ने। हम देखते हैं कि इसी चीज़ को आगे क्लाइव भी बढ़ाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जब क्लाइव आएगा आपका बंगाल में गवर्नर बन करके, तो इसी चीज़ को फॉलो करता है। इस तरह फ्रांसीसी कंपनी के लाभ के लिए और अंग्रेज़ों के भारत से खदेड़ने के लिए, यानी कि हम ये देखते हैं कि इस तरह फ्रांसीसी कंपनी ने अपने लाभ के लिए और अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए, क्योंकि यूरोप का युद्ध तो खत्म हो गया, लेकिन भारत में जो उनकी प्रतिद्वंदिताएं हैं वो अभी खत्म नहीं हुई हैं। ठीक है। तो ये कंपनी ने इन्होंने किस लिए, कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए,
और अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालने के लिए, भारत से खदेड़ने के लिए उसने क्या किया, फ्रांसीसी कंपनी की यानी कि डुप्ले ने क्या किया, स्थानीय राजाओं, यहाँ के नवाबों और सरदारों के जो साधन थे, साधनों और सेनाओं का उपयोग करने लगे और करने की योजना बनाने लगे कि इन्हीं के साधनों से, संसाधन जो है यहाँ के, इन्हीं की सेनाओं से हम क्या करेंगे, आपस में इनको लड़ाएंगे और हम अपने लिए क्षेत्र प्राप्त करेंगे, मुद्रा प्राप्त करेंगे, व्यापार करेंगे, प्लस अंग्रेजों के दबदबे को यहाँ से ख़त्म करेंगे। यही नीति आगे चल करके हम देखते हैं कि ब्रिटिश अधिकारी क्लाइव के द्वारा भी अपनाई जाती है। ठीक है, आगे हम इस चीज़ को देखेंगे जब इसने बम्बई के लिए और फिर आपका मद्रास के लिए को जीतने में इसको मदद करता है। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 3 कर्नाटक युद्ध हुए। जब ये दोनों आमने सामने आ गए, क्योंकि अब इन्होंने क्या किया, लड़ाना शुरू किया एक फेवर करके राजाओं को, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अंग्रेज थे और फ्रांसीसियों के बीच में मतभेद होने लगा। और ये मतभेद जो है वो हमें 3 कर्नाटक युद्धों के रूप में दिखाई देता है, जिसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है, कि 3 कर्नाटक युद्ध के क्या क्या तात्कालिक कारण थे। खैर, जो आपका ये पहले से कारण तो ये हम देख ही रहे हैं, और ये युद्ध किस तरीके से गवर्न हो रहा था यूरोप की लड़ाई से। तो लगभग 20 साल तक ये कर्नाटक युद्ध आपका चलेगा, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं। मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में ही मैप दिखाया, तो कर्नाटक हमें कहाँ दिखाई देता है, जहाँ पे आज तमिलनाडु वाला एरिया है वहाँ पे हमें कर्नाटक दिखाई देता है। यानी कि भारत में उस समय कर्नाटक कहाँ पे था, कोरोमंडल तट पे अवस्थित था। याद रखेंगे आप, आज का कर्नाटक नहीं है, दिमाग में ये मत बैठाइएगा। इसी युद्ध के दौरान अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना। देखो, मेरे पास मैंने बहुत सारी किताबें पढ़ी हैं, अगर आप चाहो तो मैं आपको नॉलेज दे सकती हूँ, डीप नॉलेज दे सकती हूँ, लेकिन आप अगर मुझे कमेंट, लाइक या सब्सक्राइब नहीं करोगे, शेयर नहीं करोगे, तो मुझे पता कैसे चलेगा। मुझे पता है कि देखो एग्ज़ाम में किस तरीके से प्रश्न आते हैं, क्योंकि मैंने भी इन चीज़ों को फेस किया है, मैं भी एग्ज़ाम देती हूँ। तो अगर आप चाहते हो मेरे नॉलेज में शेयर करना या कुछ सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मेरा साथ दो, मुझे, मेरे लिए वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो मुझे। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी युद्ध के दौरान, यानी कि जो कर्नाटक युद्ध चल रहा था, 3 कर्नाटक युद्ध 20 साल तक चलेगा। इसी युद्ध में 1760 में एक और युद्ध होता है जिसको हम कहते हैं वांडीवास की लड़ाई। इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि वांडीवास की लड़ाई कब हुई। 1760 में वांडीवास की लड़ाई में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरीके से पराजित किया। ये एक निर्णायक युद्ध था, याद रखना। वांडीवास की लड़ाई कब हुई थी, 1760 में। और ये कब हो रहा था, जब कर्नाटक युद्ध, हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो मैं इसको दोबारा से आपको बताऊंगी। इसी के बीच में ये वांडीवास की लड़ाई हुई थी और फ्रांसीसी पराजित हो गए। अब फ्रांसीसियों के पराजय के कारण देख लेते हैं, क्यों ये पराजित हुए, क्यों ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह यहाँ पे टिक नहीं पाए। तो पहले तो ये देखो कि जो फ्रांसीसी कंपनी थी यह पूर्णतः एक सरकारी कंपनी थी। यहाँ पे जो भी चीज़ें मैंने स्लाइड में लिखा है आप ध्यान देना, एक एक शब्द एग्जाम में आया हुआ है, क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए आप अपने नोट्स बनाओगे ऐसे ही जैसे मैं बता रही हूँ आपको। और ये नोट्स बना करके आप एक बार रिवाइज करना, देखना आपको ऐसे स्टेटमेंट में भी आप एग्जाम में ऑप्शन बना करके क्वेश्चन आ जाता है। फ्रांसीसी कंपनी क्या थी, एक पूर्णतः सरकारी कंपनी थी, जिस कारण सारे निर्णय क्या होते थे, वहाँ से निर्णय आते थे, फिर यहाँ पे लागू करने में बहुत ज़्यादा क्या होता था, विलम्ब होता था, क्योंकि भाई यूरोप इतने नज़दीक तो है नहीं। इस विलम्ब के कारण क्या होता था, चीज़ें यहाँ पे डिले होती गई। दूसरी बात मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि फ्रांस में लुई 14वें के बाद जो जो भी शासक बने वो बहुत ही अलोकप्रिय थे, निरंकुश थे, अर्ध सामंती सरकार थी, उनको, उनके पास दूरदर्शिता की कमी थी, वो परंपराओं में बिजी रहते थे, मान्यताओं में बहुत ज़्यादा उन्होंने इन चीज़ों में ध्यान नहीं दिया, जिसकी वजह से भी एक पतन का कारण बना। दूसरा देखते हैं कि फ्रांसीसी कंपनी के अधिकारियों में सहयोग और समन्वय, ये डायरेक्ट यूपीपीसीएस, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी यही स्टेटमेंट पूछा गया है। फ्रांसीसी कंपनियों के अधिकारियों में सहयोग और समन्वय का अभाव था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भाई देखो, ये तो सरकारी कंपनी थी, तो इनको लगता था सरकार की तरफ से हमें सैलरी मिलनी ही है, तो हम आपस में क्यों कॉपरेट करें। ये अपने मन का व्यापार करते थे, ठीक है, अपने मन का काम करते थे। फ्रांसीसियों की जो नौसैनिक क्षमता थी ब्रिटिश की तुलना में कमजोर थी, अभी हमने देखा। इस कारण से वे संघर्ष में क्या हुए, पराजित हुए। तो ये कुछ 3-4 कारण थे, इंपॉर्टेंट है, आप अपने नोट्स बनाओ और ऐसे ही चीज़ों को लिखते जाओ सीक्वेंस में। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं जो एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है। यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों से संबद्ध व्यक्ति के बारे में देखते हैं। हमने देखा कि वास्को डी गामा पहला व्यक्ति था, पहला पुर्तगाली था जो भारत आने वाला
पहला पुर्तगाली था। कैब्राल जो है वो दूसरा पुर्तगाली था जो भारत आया। फ्रांसिस्को डी अल्मीडा हमने देख लिया है कि पुर्तगाल भारत में आने वाला पहला प्रथम पुर्तगाली वायसराय की बात करें तो फ्रांसिस्को डी अल्मीडा था। कैप्टन हॉकिंस की बात करें तो प्रथम अंग्रेजी राजदूत था ये, जिसने जहांगीर से भेंट करी। गेराल्ड आंगियार की बात करते हैं, ये पहली बार हमारे सामने आया, याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है। बम्बई का संस्थापक इसको कहा जाता है, गेराल्ड आंगियार को। कई बार ये वनडे के एग्जाम में देख लो, पीसीएस में देख लो, पूछा गया है। जॉब चारनॉग की बात करें तो जॉब चारनॉग जो है वो ये कलकत्ता का संस्थापक है। मैंने पिछली वीडियो में आपको डिटेल में बताया था कि किस तरीके से इसने कलकत्ता को लीज पे लिया, उसके बाद किस तरीके से इसने गोविंदपुर और ये कुछ एरिया को लेकर के कलकत्ता का विकास करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। चार्ल्स आयर को कलकत्ता का जब ये विकास कर लेता है, यानी कि यहाँ पे एक किला बनाता है फिर ये जॉब चारनॉग, और यहाँ इस किले का क्या नाम है, फोर्ट विलियम, यानी कलकत्ता में ही है ये। तो इसका जो प्रेसिडेंट, पहला प्रेसिडेंट बनाया जाता है वो बनाया जाता है चार्ल्स आयर को बनाया जाता है, ध्यान रखेंगे, एग्जाम में पूछा गया है। फ्रैंको मार्टिन अभी हमने देखा पांडिचेरी का प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर बन के आता है। वहीं फ्रांसिस डे को हमने देखा था कि ये क्या करता है, जो चंद्रगिरी के राजा हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, उससे मद्रास को लीज पे लेता है और फिर मद्रास का विकास करता है, यानी मद्रास का संस्थापक था फ्रांसिस डे, याद रखेंगे। जॉन सुरमन की बात करते हैं तो मैंने वीडियो जहाँ पे ख़त्म की है कि 1717 का जो फरमान प्राप्त होगा फर्रुखसियर के द्वारा, तो ये फरमान लेने के लिए जो शिष्टमंडल दल पहुंचता है इसके दरबार में, फर्रुखसियर मुगल सम्राट है ये, तो उसका जो नेतृत्व कर रहा था वो जॉन सुरमन कर रहा था। इसको हम आगे की वीडियो में देखेंगे, तो ये याद रखेंगे आप। यानी कि जो विशेष व्यापारिक सुविधा 1717 का मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, 1717 का जो विशेष व्यापारिक सुविधा प्राप्त होती है उसका को प्राप्त करने वाला कौन था, जॉन सुरमन। फ्रैंकोइस कैरो की बात करें तो सूरत में प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना फ्रैंकोइस कैरो के द्वारा की गई थी। तो यहाँ तक हमने देखा कि यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ और किस तरीके से कंपनियां एक के बाद एक आई। तो अगर ये पूछता है कि यूरोप से आने वाले यूरोपीय शक्तियों के आने का क्रम क्या है, तो आप बताएंगे सबसे पहले, अगर क्रम की बात करेगा तो सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली। ठीक है, अभी हमने सीक्वेंस में देखा, पुर्तगालियों के बाद फिर कौन आया, डच आए, और डच के बाद फिर कौन आएंगे, अंग्रेज आएंगे। देखो ये व्यक्ति हैं, ठीक है, कंपनियां नहीं है, याद रखेंगे, कंपनियों का क्रम अलग है। उसके बाद आप अभी हमने देखा कि डेनिस आए, और डेनिसों के बाद फिर भारत में कदम रखते हैं फ्रांसीसी। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम में कई बार ये सीक्वेंस लगाने के लिए पूछा गया है, तो आप ये याद रखेंगे, ऐसे ही इसको लिखेंगे आप, इंपॉर्टेंट है ये। लेकिन वही अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी के लिए आप मुझे कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि कंपनी का सीक्वेंस क्या है, कि आप मेरी वीडियो देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो। तो इस तरीके से ये वीडियो हमारी यहाँ पे ख़त्म होती है, और अगली वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कि भारत के जो राज्य बटे हुए हैं वो किस तरीके से, बंगाल कैसे, अवध कैसे, फिर मराठा हैं तो उनका क्या है, इन चीज़ों को हम आगे देखेंगे और सीक्वेंस में अपनी मॉडर्न हिस्ट्री को ख़त्म करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना पाऊँगी। किसी और सब्जेक्ट में भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो चलो मिलते हैं, विदा लेते हैं आपसे, अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।